बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टाइटल है वो आपने देख लिया, ये एक किताब का टाइटल है जो किताब हम पढ़ेंगे। सही है, उसमें 5 चैप्टर्स हैं। पांचों चैप्टर्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस, एक राइटर है एलन चामर, उसकी किताब है। ये बहुत आसान सी किताब है, बेसिक टेक्स्ट है और बहुत पुरानी हो गई, कोई बहुत नई किताब नहीं है। लेकिन ये कि चूंकि हम इसको सब्सटैंशिएट करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे बात हो वो किसी न किसी एकेडमिक लिंक के थ्रू ही आप उससे कनेक्ट हो, और ये ना हो कि बस एक बात सुन के इंसान चला जाए, उसको रीड भी करे। फिर उसके हर चैप्टर के आखिर में उसने रीडिंग भी सजेस्ट की हुई है राइटर ने कि आप ये चीजें पढ़ सकते हैं, तो आप उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं कि उसका वेट क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो बेसिक फिलॉसफी की जो फिलॉसफी ऑफ साइंस की एक बेसिक किताब है। ठीक है जी, तो आज जो है हम डायरेक्टली साइंस के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि हम एक जो जर्नल ह्यूमन क्राइसिस है या जर्नल ह्यूमन प्रॉब्लम है उसको टेकअप करेंगे और उसके बाद फिर इसको लिंक करेंगे इस कोर्स के साथ जो हमने 4 या 5 सेशन के अंदर बनाया है। जो आप लोग अपने आप को सोचने समझने वाला इंसान समझते हैं या आम इंसान जो सोचे समझे बगैर जिंदगी गुजार? आप लोग खुद अपने आप को क्या समझते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है मेरी तरह जो बगैर सोचे समझे जिंदगी गुजार? आप लोग सब सोच समझ के जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी सोच समझ के जिंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं आपकी तरह के, वो कम होते हैं, और जो मेरी तरह के लोग होते हैं जो बगैर सोचे समझे जिंदगी गुजारते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। तो जो सोच समझ लेता है वो जो सोचते समझते नहीं है ना, उनको कर लेता है काबू। चूंकि वो ज्यादा होते हैं इसलिए वो हो जाते हैं काबू। चूंकि आप लोग काबू नहीं है इसलिए आप लोगों के लिए इसको समझना ज्यादा आसान है। तो पहला बुनियादी उसूल ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग सोचे समझे बगैर काम कर रहे होते हैं। ये क्राइसिस है ह्यूमन बीइंग्स का। हिस्टोरिकली फॉर द लास्ट 2500 ईयर जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर ये प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसान लफ्जों में, इसको डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया। और जो सोचने समझने वाला आदमी जैसे आप लोग हैं उसको पहला खतरा ये होता है कि जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं कुछ और था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया ने मुझे कुछ और बना दिया। जो इशू होता है उसका प्रॉब्लम होता है एक आम इंसान का, लेकिन वो सोचने समझने वाला इंसान होता है चूंकि वो बढ़ रहा होता है या इवॉल्व हो रहा होता है और वो नथिंग में से समथिंग बन रहा होता है, एक नथिंगनेस में से समथिंग बन रहा होता है। इसलिए वो हमेशा उसके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि लिड ओपनिंग जब होगी, ढक्कन जब उठेगा तो पता चलेगा पका क्या है। जैसे घर में होता है ना, बच्चे पहुंचते हैं और पूछते हैं अम्मा से क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, तो माँ कुछ बताए थे ये बन रहा है वो बन रहा है? लेकिन जो बच्चे समझदार होते हैं वो जाके ढक्कन उठा के देखते हैं, इसे कहते हैं लिड ओपनिंग। लिड जब तक वो ओपन नहीं करता उसे यकीन नहीं आता। ये एक रवैया है, इंसानी रवैया है, ढक्कन उठा के देखना क्या बन रहा है। इसी तरीके से वो अपनी शख्सियत का ढक्कन भी उठा के देखते हैं क्या बन रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जब ये 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, तो इनको खतरा ये होगा कि कहीं मैं वो तो नहीं बन गया जो मुझे बनाना चाहते थे। क्या मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए था, या मुझे वो बना दिया जो मुझे नहीं होना चाहिए था? ये एक सेंट्रल ह्यूमन बीइंग का प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है। और ये सेंट्रल प्रॉब्लम को एड्रेस अलग अलग तरीकों से हिस्टोरिकली
इंसानों ने किया है फॉर द लास्ट 2005 ईयर्स की जो नोन हिस्ट्री है। अब मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि दुनिया के दूसरे लिटरेचर्स के अंदर ये कैसा रहा है, इसलिए कि हमारी जो बेसिक स्टडीज हुई है या एजुकेशन रही है वो यूरोसेंट्रिक है। हमें जो फिलॉसफी पढ़ाई गई वो यूरोसेंट्रिक फिलॉसफी पढ़ाई गई। बाद में थोड़ी सी मुस्लिम फिलॉसफी हमने पढ़ ली, क्योंकि हम मुसलमान थे इसलिए इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता चल गया। यूरोसेंट्रिक होने की वजह से थोड़ी बहुत क्रिश्चियनिटी हम लोगों ने पढ़ ली, लेकिन चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में हमारी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या पर्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके अलावा जो खत्म हो गई सिविलाइजेशन उनके बारे में भी नहीं। लेकिन कम से कम यूरोसेंट्रिक और क्रिश्चियन और इस्लामिक डिस्कोर्स के अंदर ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम रहा है इंसान के लिए कि कहीं मैं वो तो नहीं बन गया जो मुझे नहीं बनना चाहिए था, और मुझे किस तरह क्या बनाया जा रहा है। जो सोचने समझने गौर और फिक्र करने वाला इंसान है उसके लिए ये क्राइसिस रहता है हमेशा। और जो जैसे जैसे वो इस प्रोसेस के अंदर बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे उसको ये भी पता चलता चला जाता है कि बहुत कुछ मुझे ऐसा बता दिया गया है जो कि सही नहीं है। लिहाजा एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इंसान के अंदर मौजूद रहती है और उसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल क्राइसिस, एपिस्टेमिक क्राइसिस। और एपिस्टेमिक क्राइसिस ये होता है कि वो ये समझता है कि मुझे इल्म के नाम पे जो बताया गया है पता वो इल्म है भी कि नहीं है, कहीं वो जहल को मुझे इल्म बना के तो नहीं बता दिया गया। लिहाजा जो भी दुनिया में बड़े लोग आए हैं उन्होंने आके इस क्राइसिस को एड्रेस करने की कोशिश की है, इंसानों के इस फंडामेंटल क्राइसिस को। और वो क्राइसिस ये है कि फिलॉसफी अपने हिसाब से इस क्राइसिस को हैंडल करती है, रिलीजन अपनी बुनियाद पर इस क्राइसिस को हैंडल करता है, और साइंस अपनी बुनियाद पर इस क्राइसिस को हैंडल करती है, और आर्टिस्ट या लिटरेचर अपनी बुनियादों पर इसको एड्रेस करता है। तो इस क्राइसिस को, इंसान के इस क्राइसिस को जो मैंने बताया, क्या कभी आप लोगों ने फील किया? क्या आप लोगों को एक तारीखी अमल के नतीजे में वो चीजें जो कि सही नहीं थी सही समझ से बता दी गई और आपने उसको अपने पल्ले बांध लिया और फिर उसका बोझ उठा के घूमते रहे और काफी अरसे बाद अरे भाई ये तो सही था ही नहीं। और फिर इस क्राइसिस से निकलने के लिए आपको किसी सहारे की जरूरत होती है, कोई आपको हाथ दे के इससे निकाल ले बाहर, यानी कि गड्ढे से आपको निकाल ले बाहर। कुछ लोग गड्ढे में उतर के आपको ऊपर निकाल देते हैं, कुछ लोग ऊपर से सीढ़ी फेंकते हैं, कुछ लोग जो है आपको कहते हैं हाथ पकड़ लो हमारा, खींच लेते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ। तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम है या नहीं? आप में से किसी को ये प्रॉब्लम फेस हुआ है कि भाई जो हमें बताया गया सही भी है कि नहीं है? है? कभी कभी आता है ये ख्याल। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग वाकई सोचने समझने, मुझ जैसे जो लोग होते हैं उनको कभी ये ख्याल आता ही नहीं। ये सिर्फ सोचने समझने वाले जो लोग होते हैं उनको आता है। जो आम इंसान होते हैं, आम इंसान, उनको ये ख्याल नहीं आता। वो कहते हैं जो मेरे पास है ना वो ठीक है और वो ही सही है, और बस उस पर चल पड़ते हैं। एक प्लेटो का एक वो है इलेगरी, एक तशबीह उसने, तमसील है, जिसके अंदर वो उसने बताया कि कुछ लोग जो थे एक गार के अंदर बैठे हुए थे, गार के अंदर, और उस गार के अंदर जो वो बैठे हुए थे उस गार का ढाना इस तरफ था और ये जो लोग थे इस तरह ये बैठे हुए थे।
और सामने दीवार के ऊपर इनकी ही इमेजेस बन रही थी, और यहां पीछे कहीं पे आग जल रही थी और यहां पर लोग आ रहे जा रहे थे, जिससे इधर इमेजेस भी बन रही थी इन्हीं लोगों की। एलेगरी ऑफ केफ, बड़ी मशहूर उसकी एलेगरी है। तो प्लेटो ये कहता है कि तसव्वुर करें एक ऐसे इंसान का जो एक गार के अंदर पैदा हुआ हो और गार के अंदर ही रहा हो, और जब उसने आंख खोली हो तो गार के सामने वाली दीवार के अलावा उसने कभी कुछ ना देखा हो, और उस दीवार के ऊपर जो इमेजेस बन रही हो सिर्फ वही इमेजेस उसने देखी हो, और उन्हीं इमेजेस को उसने हकीकत समझा। और जो समझता हो कि जो आवाजें निकल रही हैं जो पीछे से आ रही हैं, जो पीछे लोग घूम रहे, वो समझे कि ये आवाजें इन इमेजेस से आ रही हैं, और उन इमेजेस को ही हकीकत समझता रहे, और सारी जिंदगी उन्हीं इमेजेस को देखते देखते गुजार दे, सारी जिंदगी। तो उस आदमी के लिए हकीकत क्या होगी? साए हकीकत होंगे ना उसके लिए। प्लेटो कहता है कि ये जो सारे लोग हैं ये चेन्ड हुए हैं, ये पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, सिर्फ सामने ही देख सकते। फिर उस तमसील के अंदर वो बताता है कि एक आदमी की जो चेन थी ना वो टूट गई किसी वजह से। जैसे उसकी चेन टूटी, उसने पीछे पलट के जब देखा तो पीछे पहली बार डायरेक्ट सोर्स से उसने रोशनी को देखा, पहली बार। पहले तो रोशनी पीछे से आ रही थी ना, अब रोशनी को उसने डायरेक्टली देखा तो वो ब्लाइंड हो गया, उसको कुछ नजर नहीं आया, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आया। जब उसको नजर नहीं आया, थोड़ी देर के बाद उसने जब मूव करना शुरू किया उसी अंधेपन में, तो वो जब लड़खड़ा के गिरने लगा तो उसकी इमेज भी यहाँ पे बननी शुरू हो गई। तो ये जो सब चेन हुए हुए थे ना, ये सब उसके ऊपर हंसना शुरू हो गए कि ये देखो कौन बेवकूफ आ गया, कौन गिर रहा है, कौन उठ रहा है, किसको चलना नहीं आ रहा, किसको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये आदमी जिसकी चेन टूट गई है ना भाई, प्लेटो कहता है कि अब इसको पहली बार पता चला कि आज तक जिन को मैं हकीकत समझता रहा वो हकीकत नहीं है, वो इमेजेस है, और हकीकत ये पीछे, जो इनके पीछे जो कुछ हो रहा है ना, वो है हकीकत। लेकिन अब चूंकि इसका एक शैकल टूट चुका है, इसलिए इसका भरोसा उठ गया है कि पता नहीं ये भी रियल है कि नहीं है, लिहाजा वो गार से निकलता है बाहर, और जब गार से बाहर निकलता है तो यहां पर सूरज को देखता है। आंख से ज्यादा चूंकि ये रोशन है, इसलिए ज्यादा देर के लिए अंधा हो जाता है। उसके बाद इसको पता चलता है कि वो जो बंदे सर के ऊपर स्टेचूज वगैरह उठा के फिर रहे थे, वो स्टेचूज रियलिटी नहीं थे, बल्कि रियलिटी ये जीते जागते परिंदे हैं जो उड़ रहे हैं और भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं, ये है रियल। ये दरख्त है, जिंदा दरख्त जो कि रियल है, वो तो स्टेचूज लेके घूम रहे थे। इस तरह से उसका पूरी तमसील है। लेकिन फिर उस तमसील के अंदर वो जब ये जान लेता है तो उसको फिक्र हो जाती है कि ये सब जो चेन लोग हैं, इनकी चेन मैं खोलूं, अनचेन करूं इनको, और इनको आके बताऊं कि देखो भाई, जिसको तुम इल्म समझ रहे हो ना, वो इल्म है नहीं, जिसको तुम हकीकत समझ रहे हो वो हकीकत है नहीं, जिसको तुम विजडम समझ रहे हो वो विजडम है नहीं, जिसको तुम तहजीब और तमद्दुन समझ रहे हो वो है नहीं। जब वो वापस आता है तो चूंकि रोशनी में रहने की आदत हो गई होती है, जैसे ही गार में आता है फिर लड़खड़ाने लगता है, अंधेरे में नजर नहीं आता, उसकी इमेज फिर यहां बननी शुरू हो जाती है, ये फिर उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। और जब वो उन लोगों को बताता है कि देखो भाई ये हकीकत नहीं है, तो वो कहता है आओ हमारे साथ मुकाबला कर लो, आओ हमारे साथ बैठो और करो, बताओ अगर तुम हमसे ज्यादा वाइज हो, बताओ इस इमेज के बाद कौन सी इमेज आएगी। तो कहता है ये मैटर ही नहीं करता कि इसके बाद कौन सी इमेज आएगी, क्योंकि इमेज रियल है ही नहीं, उस पर रिफ्लेक्ट करने की क्या जरूरत है, वो तो अपने अंदर रियलिटी रखती नहीं, लिहाजा तुम्हारे जो अकल के मेयारात हैं वो ठीक नहीं, जो तुम्हारे तहजीब के मेयारात हैं वो ठीक नहीं। तो कहता है भाई मारो इसको पकड़ के,
तो तमसील जो है उसने लिखी है हजरत ईसा के पैदा होने से 350 साल पहले, 380 BC की, प्लेटो, अफलातून की। ये जो तमसील है ना, ये आप लोगों को रेलेवेंट लगती है आज के माशरे में? तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्ट्रेंथ है कि वो तकरीबन 2500 साल के बाद भी अपना इंपैक्ट रखती है। सही है? तो दुनिया में जितने भी बड़े लोग आते हैं ना, बड़ा इंसान, उसके साथ आम लोग वही हशर करते हैं जो इस एलेगरी ऑफ केव के हीरो के साथ हो रहा है। उसका मजाक भी बनाते हैं, उसको मारते भी हैं, उसकी बात भी नहीं सुनते, और वो उनको बता रहा होता है कि देखो तुम्हारे जो मेयारात हैं स्टूपिड है, ठीक नहीं है, ठीक हो जाओ। लेकिन इसमें बड़ा टाइम लगता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग इशू। तो प्लेटो आपको क्या बता रहा है? प्लेटो आपको ये बता रहा है कि ये मुमकिन है कि जिसे आप अपनी जहानत समझ रहे हो ना भाई, वो जहानत हो ही ना। जिसे आप हकीकत समझ रहे हो ना, वो हकीकत हो ही ना, क्योंकि आपने आंख खोली, आंख खोलते ही आपको पट्टी डाल दी आपके दिमाग में, और आप उसी का ढोल गले में डाल के पीटे जा रहे हो। लिहाजा मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स और मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल करंट्स इंसानों के अंदर अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती रही है हिस्टोरिकली। इसमें जो 3 कंपीटिंग मॉडल्स रहे हैं, वो यानी कि ताकतवर मॉडल्स, उनमें सबसे ताकतवर मजहब रहा है रिलीजन, फिलॉसफी, और अब मौजूदा दौर में साइंस। तो हमारा जो कोर्स है वो रिलीजन पर नहीं है, हमारा जो कोर्स है वो फिलॉसफी पर भी नहीं है, बल्कि हमारा कोर्स जो है वो प्राइमरीली साइंस के ऊपर। लेकिन चूंकि पहली क्लास है, इसलिए हम ये फर्क करने की कोशिश करेंगे कि तीनों अप्रोचेस में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। सही है? और यहां पे मैं हर रिलीजन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रिवील्ड रिलीजन्स की बात करूंगा। जो रिवील्ड रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी की एक किताब है, इस्लाम की एक किताब है, और इनकी ज्यूस की एक किताब है। रिवील्ड अब्राहमिक ट्रेडिशन की मैं बात कर रहा हूं, जिसने सही मायनों में टक्कर ली है फिलॉसफी के साथ या साइंस के साथ। और दूसरे मजहब जो है नेचुरलिस्टिक रिलीजन है, या पैंथीस्टिक रिलीजन है, या पॉलीथीस्टिक रिलीजन है, उनका ये दमखम नहीं रहा कि वो इनके साथ टक्कर ले सके। सही है? ये पावरफुल पैराडाइम। कुछ लोगों के लिए, चाहे वो रिलीजन, चाहे वो फिलॉसफी, चाहे वो साइंस वगैरह, अगर आप लोगों के पास अभी वक्त है तो हम आर्टिस्टों को भी ले आते हैं, इसमें आर्ट को भी ले आते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्टली डिस्कस नहीं करेंगे। रिलीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सच क्या है। सच, रिलीजन बिगिंस विद ट्रूथ। मजहब ये कहता है कि सच क्या है। पहला उसके लिए बुनियादी सवाल होता है ट्रूथ, और ट्रूथ उसका जो होता है ना भाई, रिवील्ड रिलीजन का, वो होता है ट्रूथ विद कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं। अल हक क्या होता है, अल सच क्या होता है। फंडामेंटली उसके लिए फंडामेंटल इशू होता है ट्रूथ विद कैपिटल टी। जब वो सच किसी चीज को मानता है, उसके बाद वो चलता है आर्ग्यूमेंट की तरफ भी, और फिर वो चलता है मेथड की तरफ भी। यानी कि सच को मान लेने या जान लेने के बाद दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए वो दलील भी इस्तेमाल करेगा,
और तरीक़ेकार मेथडोलॉजी भी इख्तियार करेगा, अपनी अपनी मेथडोलॉजी बनाएगा। कोई भी रिलीजन मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज रखते हैं, लेकिन जो प्राइमरीली उसकी चीज होगी, अगर उसका आर्ग्यूमेंट वीक भी है, यानी कि उसकी दलील अगर कमजोर भी आपको लग रही है या उसके मेथड में आपको फ्लॉ लग भी रहा है, तो दैट विल बी द फ्लॉ और दैट विल बी द प्रॉब्लम ऑफ द आर्ग्यूमेंट और द मेथड, बट नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रूथ। सच्चाई में प्रॉब्लम नहीं है उनके, आपने दलील सही नहीं दी। सच्चाई में प्रॉब्लम नहीं है, आपने तरीक़ेकार सही नहीं एडॉप्ट किया। तो आप इससे बेहतर, यू कम अप विद relatively more better methodology, relatively more better argument, but they will never ever going to compromise the validity and the priority of the truth. वो कभी सच्चाई को कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार नहीं होता। तो मजहब दुनिया में जब भी आए हैं ना, वो शुरू करते हैं पहले कि इसे सच मानो, सच है, अब उसके लिए फिर वो दलील की भी बुनियाद इस्तेमाल करेगा और वो तरीक़ेकार भी वज़ा करेगा। ट्रूथ और मेथड दोनों चलाएगा, दलील भी होगी और मेथड भी होगा। फिलॉसफी के बारे में आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है फिलॉसफी भी ट्रूथ क्लेम करती है, लेकिन फिलॉसफी का जो ट्रूथ क्लेम होता है वो डिपेंडेंट होता है आर्ग्यूमेंट के ऊपर। इट डज नॉट बिगिन विद ट्रूथ, इट बिगिंस विद आर्ग्यूमेंट। तो इनकी प्राइमरीली इनका जो कमिटमेंट होती है वो आर्ग्यूमेंट के साथ होती है, दलील के साथ। अगर दलील के नतीजे में जो मिल जाए उनको, उसे वो सच मान लेते हैं। दलील के नतीजे में जो सच्चाई मिल जाती है उसे मान लेते हैं, लेकिन अगर दलील के नतीजे में सच्चाई की नफी हो जाए उसे छोड़ देते हैं। बात समझ आ रही है? ये उनका एटीट्यूड होता है। फिलॉसफी में एटीट्यूड ही होता है कि अगर आपके पास आपको दलील नहीं मिल पाई तो आप सच छोड़ दो, सच को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके नजदीक प्रायोरिटी ट्रूथ से ज्यादा आर्ग्यूमेंट की होती है। दुनिया में बड़े बड़े थिंकर्स ऐसे आए जिन्होंने अपने ही आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ देखी तो अपने ही सच को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा वो सच था ही नहीं जो मैं कह रहा था। सारी दुनिया हमारे जैसे आम लोग उसे सच ही मान रहे हैं, लेकिन उसने कहा अरे भाई वो तुम लोगों को उस आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ दिखाई नहीं दे रही, मुझे दिखाई दे रही है, ये छोड़ दो दलील, अब ये मैं दे रहा हूं दूसरी दलील। तो उस दलील के बदलने से सच बदल जाता है। लिहाजा फिलोसॉफिकल सेंस के अंदर द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट द ट्रूथ, रादर द आर्ग्यूमेंट। और दलील की जो फौकियत होती है फिलॉसफी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के जो क्या बोलते हैं ट्रूथ्स, फंडामेंटल ट्रूथ्स, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है लोगों को मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर। ये फिलोसॉफिकल अप्रोच है। साइंस के अंदर मेथड प्रायर होता है। मेथड, साइंस की कमिटमेंट सच्चाई के साथ नहीं होती। साइंस की कमिटमेंट उस सच्चाई के साथ होती है जो मेथड के बाद आपको मिलती है। मेथडोलॉजिकली ड्रिवन ट्रूथ इज ट्रूथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस, एट लीस्ट द साइंस और द नोशन ऑफ द साइंस that has been prescribed by the Eurocentric philosophical और intellectual discourse, जिसे आज आप मॉडर्न साइंस कहते हैं, वो जिसने दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है बहुत मास स्केल के ऊपर, वो इट बिगिंस विद मेथड, मेथडोलॉजी से, और मेथड से फिर वो निकालते हैं ट्रूथ। लिहाजा मेथड से अगर आप ट्रूथ के ऊपर जाते हो तो सच से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस तरीक़ेकार की होती है जिसकी बुनियाद पर आप सच क्लेम कर रहे हो। लिहाजा साइंस के अंदर ट्रूथ मैटर करता ही नहीं, मेथडोलॉजी मैटर करती है। लिहाजा अगर कोई सच्चाई आप जानते हैं किसी भी बुनियाद पर, चाहे फिलॉसफी की बुनियाद पर, चाहे रिलीजन की बुनियाद पर, अगर साइंस उसे मेथडोलॉजिकली एक्सेस नहीं करती तो
एक्चुअली उसे वो सस्पेंड रखती है एज अ ट्रूथ, एज अ नोशन ऑफ ट्रूथ, उसकी सच्चाई को वो एब्सटेन करती है और उसको ब्रैकेट कर देती है उस वक्त तक जब तक कि उसकी मैथडोलॉजिकल जो है एक्सप्लिकेशन उनके पास अवेलेबल ना हो जाए। ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जो फिलॉसफी ऑफ साइंस, जिसने जरा सी भी फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ी है उसको ये बात पता है। ये मैं कोई इंकशाफ नहीं कर रहा आपसे, ये एक थियरी ऑफ साइंस के अंदर हमेशा से ये डिस्टिंक्शन रही है और लोगों ने जब भी एकेडमिकली इन इश्यूज को टेकअप किया है वो ये डिफरेंस एडॉप्ट करते हैं और इसको अपने जहन में रखते हैं अपने एनालिसिस के अंदर। अब सवाल ये है कि इंसानों को कौन सा है, ये नहीं, ये कोई एपिस्टेमोलॉजी नहीं है, रवैया, एथिकल एटीट्यूड, साइंटिफिक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड, रिलीजियस एटीट्यूड पर्टेनिंग टू द इश्यू ऑफ ट्रूथ, यानी कि एक मजहबी रवैया सच की तरफ क्या होगा रवैया। अभी हम एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स पे नहीं है। Yes, of course. Yes, of course. लेकिन how do you know? वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकता है, वो रेवलेशनल भी हो सकता है, वो मेथडोलॉजिकल भी हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अभी मैं इसे एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले रहा, अभी मैं एक रवैये की फॉर्म में ले रहा हूं कि आपका रवैया किसी चीज की तरफ क्या मेथडोलॉजिकल है, क्या आर्ग्यूमेंटेटिव है, या एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के सतह पर है आपका। तो आपका बुनियादी तौर पर रवैया क्या होता है, ये इसका फैसला साइंस नहीं करती, इसका फैसला रिलीजन नहीं करता, इसका फैसला वो फर्द करता है जिससे मुखातिब हो रहा है कोई इंसान। सही है? तो बुनियादी तौर पर साइंस या फिलॉसफी या रिलीजन होता कहां पर है, उसकी जगह क्या है, स्पेस क्या है, किस जगह पर है साइंस, किस जगह पे है रिलीजन, किस जगह पे है फिलॉसफी। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग ये कि कहां पर रखते हैं, आप लोग कहां रखते हैं रिलीजन को, कहां पे रखते हैं? नहीं, चीज क्या है, कौन सी चीज के अंदर रखते हैं? हाँ, किताब के अंदर है। आपके आप बताएं जी, आपके कहां पर है? फिलॉसफी कहां है? जहन में आपके। और रिलीजन दिल में। और साइंस ठीक है, आपके भाई साइंस को शायद उन चीजों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे साथ हमारे डे टू डे उसमें साइंस के बेसिस पर ही इस्तेमाल। ठीक है। और अगर स्मार्टफोन की बात की, साइंटिफिक डेवलपमेंट के उसमें आएंगे। सही है, लेकिन वो तो टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी है। जैसे ये जो गैजेट्स इन्होंने लगाए भाई, जो मुस्तकिल उठ रहा है बैठ रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी है ना। तो आप लोगों को सबको ये बात जहन में आई कि साइंस या फिलॉसफी या रिलीजन एक्चुअली सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो आपके जहनों के अंदर है। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ही हैं जो आपके जहनों के अंदर है, और आप इनमें एक को दूसरे पे तरजीह भी दे रहे होते हो। तो कभी कभार ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कभी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कभी कन्वर्ज करते हैं, कभी डाइवर्ज करते हैं, कभी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कभी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, लेकिन इनमें एक पैराडाइम गालिब होता है। जैसे मजहबी आदमी जो होगा, बुनियादी तौर पर मजहबी होगा, वो साइंस को और फिलॉसफी को टूल के तौर पे इस्तेमाल करेगा फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द ट्रूथ। लेकिन एक आदमी अगर बुनियादी तौर पर फिलोसॉफिकल एटीट्यूड रखता है, वो
मजहब को और साइंस को इस्तेमाल करेगा। एक आदमी जो बुनियाद, या हो सकता है कि इस्तेमाल करे ही ना मजहब को, क्योंकि उसको दलील अगर नहीं मिली मजहब को निकाल ही बाहर करे, लेकिन साइंस को नहीं निकाल पाता वो, क्योंकि जाहिर है कि उसके पास मेथडोलॉजी और रैशनैलिटी वगैरह होती है। कुछ लोग जो साइंटिस्ट होते हैं वो मेथड के साथ साथ रिलीजन को भी नहीं छोड़ते और फिलॉसफी को भी नहीं छोड़ते, तीनों को साथ रखने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से वो जो पैराडाइमिक कॉन्ट्रडिक्शन है और पैराडाइमिक कॉन्फ्लिक्ट है फिलॉसफी का, रिलीजन का और साइंस का, ये इंसान के जहन में चलते रहता है। ज़हीन लोग होते हैं इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और जो ज़हीन नहीं होते वो इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से एक को दूसरे पर तरजीह दे के बेदखल कर देते हैं जिंदगी से। यू नो, तो ये जो चीजें, ये जो पैराडाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये हिस्टोरिकली इंसानों को ये बताने के लिए ही आए हैं कि कहीं जो तुम्हें बता दिया गया है वो गलत तो नहीं है। रिलीजन जब आता है तो क्या क्लेम करता है? वो कहता है देखो तुम गुमराह हो गए, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीधी राह पे आ जाओ। यानी कि तुम एक तारीखी अमल के नतीजे में वो भूल गए जो तुम्हें खुदा ने बताया था, अब तुम भूल गए, अब दोबारा से एक पैगंबर आया है तुम्हें सीधे रास्ते पे बताने के लिए। तो वो सब कुछ जो तुम्हें बताया गया, देखो उसमें ये चीजें जो तुम्हारे जहन में पड़ी हैं वो गलत है, इसको ठीक करना है। कैसे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। लिहाजा जो पहला क्राइसिस मैंने आपको बताया था, एपिस्टेमिक क्राइसिस जो इंसान का था, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं वो बन गया हूं जो मुझे नहीं बनना चाहिए था। तो रिलीजन आपको आके बताता है कि देखो तुम वो बन गए हो जो तुम्हें बनना नहीं था, ठीक हो जाओ तुम। और कैसे ठीक होगे, उसके लिए ये बुनियादें हैं। तो प्रॉफिट्स आकर, कम से कम रिवील्ड रिलीजन में प्रॉफिट्स आकर तुम्हें बताते हैं कि देखो ये जो तुम्हारे ट्रेडिशन के जरिए रिलीजन के बारे में तुम्हें बताया गया था ना, ये सब गलत हो गया है। अब ये दोबारा से वर्ड ऑफ द गॉड आए, ये तुम्हें बता रहे हैं ठीक हो जाओ, सीधे हो जाओ। तो लोग उसे इख्तियार कर लेते हैं, जो नहीं इख्तियार करते फिर वो मुकाबला करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिलॉसफी भी आपसे यही कहती है कि देखो तुमने एक तारीखी अमल के नतीजे में, एक माशरती अमल के नतीजे में, एक तहजीबी अमल के नतीजे में जो आइडियाज एडॉप्ट कर लिए हैं उनको तुम सच समझ के एडॉप्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास उसके लिए कोई दलील तो है ही नहीं। बगैर दलील के तुम क्यों चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो? वो तो जिन लोगों के वो सच्चाइयां थी उनके पास उसको मानने की दलील होगी, तुम्हारे पास क्या दलील है? तुम क्यों इनको फॉलो कर रहे हो? तुम क्यों इसको फॉलो कर रहे हो मिस्टर ख्वामुखा? तो मिस्टर ख्वामुखा वो होते हैं जो बगैर, यानी कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा कि भाई तुम्हारी ना दलील है तो तुम क्यों जान दे रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? पहले तो तुम जाके देखो कि ये जो सच है जिसको तुम सच मान रहे हो, इसके पीछे जो दलील उसके लिए काबिल कबूल थी, आपके लिए वो दलील काबिल कबूल होगी या नहीं? कुछ लोगों का IQ बहुत लो होता है, उनको वो दलील समझ में आ जाती है, सही है। कुछ लोगों का IQ इतना हाई होता है कि उनके लिए वो जो दलील फलसफियों ने भी दी होती है ना, वो भी वो उसको उड़ा देता है 2 मिनट में। तो उसके लिए फिर दूसरी दलील होनी चाहिए। अभी तो कोई दलील है नहीं, तो फिर फलसफा उससे कहता है अच्छा तो फिर अपनी दलील खुद पैदा करो भाई, लेके आओ अपनी दलील अपनी सच्चाई के लिए, लेकिन ये लकीर के फकीर नहीं बनो। साइंस आपसे ये कहती है कि देखो भाई दलील वलील से काम नहीं चलता, सवाल ये है कि तुम्हारे पास वो जो सच्चाई है उसको एक्सिक्यूट करने का तरीक़ेकार है कि नहीं है, मेथड है कि नहीं। अगर मेथड नहीं है और तुम उसे कर रहे हो एक्सिक्यूट, तो तुम मारे जाओगे भाई, क्योंकि इसमें रैंडम है और इसको रिप्लिकेट नहीं कर सकोगे, इसके पीछे जनरलाइजेशन नहीं कर सकोगे, इसके नतीजे में नुकसान उठाओगे। लिहाजा साइंस आपको मेथड की तरफ दावत देती है, फिलॉसफी आपको दलील की तरफ दावत देती है, और रिलीजन आपको सच की तरफ दावत देता है। ये 3 अलग अलग पैराडाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकली इंसानों के सामने रहे हैं, और तीनों ने ये कोशिश की है हिस्टोरिकली इंसानों को ये बताने की कि कहीं तुम वो तो नहीं बन गए जो तुम्हें नहीं बनना चाहिए था।
कहीं तुम वो तो नहीं कर रहे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, कहीं तुम इस हिस्टोरिकल प्रोसेस में अपने आप को ही तो नहीं भूल गए कि तुम खुद कौन थे, कहीं तुम्हें वो तो नहीं बना दिया जो तुम नहीं थे, तुम किसी फैटिशिज्म का शिकार तो नहीं हो, किसी एलियनेशन का शिकार तो नहीं हो, कहीं तुम बेगाने तो नहीं हो अपने आप से। इस क्राइसिस को एक आम आदमी जो रोड के ऊपर घूम रहा है, अगर वो इस क्राइसिस को लेके जिंदगी गुजारना चाहे, वो जिंदगी नहीं गुजार सकता भाई। इसको जो सोचने समझने वाला आदमी है वही टेकअप करता है, वही टैकल करता है, वही एनालाइज करता है। तो एक जो इस कोर्स को पढ़ने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये कि जाहिर है कि ये रिलीजन के ऊपर नहीं है, प्राइमरीली फिलॉसफी पे नहीं है, साइंस के ऊपर है। कि जब हम साइंस को ही अगर ले लें, लेट सपोज सिर्फ साइंस को ले लें, तो असल में साइंस का तरीक़ाकार क्या होगा। जिस तरह रिलीजन में जब आप सच के ऊपर आ जाएंगे, आप ये तय करेंगे जी मैं मानता हूं कि मैं सच से शुरू करूंगा, तो रिलीजन में अंदर की लड़ाई, जो रिलीजन के अंदर की लड़ाई होगी वो ये होगी कि किसके पास सच है भाई, ये पहले फैसला करो, सही है ना। तो क्रिश्चियनिटी अपना सच लेके आती है, जुडाइज्म अपना सच लेके आता है, इस्लाम अपना सच लेके आता है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि सारे रिलीजन एक ही बात कहते हैं, सारे रिलीजन एक बात नहीं करते भाई। सारे रिलीजन अपने सच को ही अल हक समझते हैं, और वो सच्चाई में कौन सी सच्चाई गालिब आती है, यही उस रिलीजन की कामयाबी होती है। तो रिलीजन कंपेटिटिव रिलेशनशिप्स रखते हैं दूसरे रिलीजन्स के साथ, और वो कंपेटिटिवनेस सच्चाई की कंपेटिटिवनेस होता है। एक अगर सही है तो दूसरा सही नहीं है फिर, और दूसरा अगर सही है तो पहला सही नहीं है फिर। लिहाजा एक सच को छोड़ना पड़ेगा आपको दूसरे सच को कबूल करने के लिए। लिहाजा हिस्टोरिकली लोग ये समझते हैं कि यार देखो रिलीजन तो एक दूसरे की मार पिटाई करते रहते हैं, रिलीजन मार पिटाई करते हैं, क्यों कहता है मैं सच हूं, वो कहता है मैं सच हूं, तो ये कैसे तय होगा। तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस के अंदर भी आर्ग्यूमेंटेटिव वॉरफेयर भी होती है। जब फिलॉसफी में आते हैं, अगर फर्जिया आपने कहा छोड़ दो रिलीजन को, साइंस को, फिलॉसफी की बात कर लेते हैं, तो जब आप फिलॉसफी पे आते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि सारे फलसफियों के लिए एक ही दलील फैसल हो, ऐसा थोड़ी होता है। आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, वो भी आर्ग्यूमेंटेटिव वॉरफेयर भी होती है। जब एक फिलॉसफर एक आर्ग्यूमेंट देता है, अपने कंपीटिंग फिलॉसफर्स को वो कन्विंस कर लेता है, तो दूसरे पीछे आने वाले उससे एग्री थोड़ी करते हैं। जैसे मार्क्स अपने उस्ताद के बारे में कहता था, हेगल के बारे में, that Hegel is actually standing on his head. हेगल जो है अपने सर के ऊपर खड़ा हुआ है अपने उस्ताद के बारे में। उसके डायलेक्टिक्स को अगर हम मानते हैं तो डायलेक्टिक्स का उसूल ये कहता है कि हेगल खुद ये कह रहा है एज पर हिज ओन फिलॉसफी कि मुझे छोड़ दो। लिहाजा हेगल इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, तो मैं इसे उसके पैरों के ऊपर खड़ा करूंगा। लिहाजा उसने हेगल की पूरी डायलेक्टिक्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, हेगल कहता था थॉट चेंज मैटर, सोच मादे में तब्दीली लाती है, थॉट चेंजेस मैटर। मार्क्स ने कहा नो, मैटर चेंज थॉट, उल्टा। सोच मादी हालात को तब्दील नहीं करती, मादी हालात सोच को तब्दील करते हैं। तो उसने कहा हेगल इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। व्हाई? बिकॉज हिस्ट्री कैन नॉट मूव बाय इट्स हेड, हिस्ट्री मूव बाय इट्स फुट। तो मार्क्स का रहा तकरीबन 80 साल। उसके बाद मार्लन पॉन्टे आया। मार्लन पॉन्टे ने कहा Marx was right that Hegel was standing on his head and history cannot move by its head, history move by its foot, but history cannot think by its foot. तो ये सही बात है कि तारीख पैरों से तो चलती है लेकिन सोचती तो ज़हन से ही है। तो एक दलील हजारों लोगों, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को कन्विंस करती है, लेकिन वही दलील एक दूसरे आदमी को कन्विंस नहीं करती। वो कहता है भाई मुझे तो नहीं लग रही, उड़ा देता है 2 मिनट में उसको, उसके थीसिस को ही उड़ा देता है। तो आप
अगर फिलॉसफी में जाएंगे तो दलील से जो सच्चाई मिल रही है उस सच्चाई के साथ जुड़े रहने के लिए दलील का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा आपको। अगर आप दलील का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए तो आपको सच को छोड़ना पड़ेगा अपने, क्योंकि आपके नजदीक सच इंपॉर्टेंट नहीं है, दलील इंपॉर्टेंट है। तो दलील अगर आपके पास नहीं रही तो आपको अपनी सच्चाई से इनहिराफ करना पड़ेगा। लिहाजा फिलॉसफी भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। तो वो क्या कहता है हेगल कहता है हिस्ट्री इज द स्लॉटरिंग बेंच ऑफ आइडियाज। तारीख क्या है? आइडियाज का मिसबा खाना है जिसमें आइडियाज की गर्दनें कटती रहती हैं, और जब एक आइडियाज अपने उरूज पे पहुंचता है तो उस आइडिया की कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, और वो कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से वो आइडिया डैमेज हो जाता है। उसके बाद एक सिंथेसिस होता है, और वो सिंथेसिस बजाते खुद एक थीसिस होता है, और वो थीसिस एक नया सिंथेसिस जनरेट करता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इसीलिए हेगल अपने आप को कहता था आई एम द लास्ट फिलोसोफर। उसके बाद उसके शागिर्द ने कह दिया सर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो जो चीज आपको समझनी है वो ये कि फिलॉसफी के अंदर जिस तरह लोग कहते हैं ना, अबे मजहबी लोग ये मार पिटाई करते हैं, भाई फलसफे के लोग भी मार पिटाई करते हैं, लेकिन उनकी मार पिटाई जो होती है मस्जिद मंदिर और मदरसे में नहीं होती, इंस्टीट्यूशंस के साथ होती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, और जब स्टेट इंस्टीट्यूशन, और ये जब वायलेंस करते हैं ना तो उसके नतीजे में करोड़ों लोग मारे जाते हैं भाई। उनके पीछे फिलॉसफीज होती हैं, बहुत ही प्रोफाउंड थिंकर्स होते हैं, उनकी सोच होती है, उसको जब स्टेट जाके एक्सिक्यूट करती है मास स्केल के ऊपर, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को साफ कर देती है। तो वो तो रिलीजन की तरह थोड़ी चलता है, वो तो दलील, वो समझते हैं दलील आ गई, 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4 ही तो होते हैं, बस हो गए 2 और 2 4, चलो। अबे भाई 4 सिर्फ 2 और 2 4 ही थोड़ी होते हैं, 1 और 3 भी तो 4 होता है, और 3 और 1 भी 4 होता है, और 1.5 और 1.5 और प्लस जो है वो 1 भी होता है। तो 4 तो हजारों तरीकों से होता है। आप कौन सी दलील पे 4 पे एग्री कर रहे हैं? तो 4 अगर सच है तो दलील तो सैकड़ों हो सकती है, सच एक ही होगा। तो आपकी कमिटमेंट सच के साथ है, दलील के साथ है। तो फिलॉसफी के साथ भी ये प्रॉब्लम रहा है हमेशा। लेकिन अभी हम फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे, अभी हम रिलीजन भी नहीं पढ़ रहे। अगर मेथड के ऊपर आ जाए तो आम तौर पर पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो साइंस की जो माला जप रहे हैं वो ये समझ रहे हैं साइंस में मैथडोलॉजिकल सिनोनिमिटी है या मैथडोलॉजिकल कंसेंसस है। ऐसा नहीं है भाई, साइंस में मैथडोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। जिस तरह वहां आर्गुमेंटेटिव डिफरेंस होते हैं, वहां रेवलेशनल डिफरेंसेस होते हैं, यहां पर मैथडोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये जो आप जिस बुनियाद पे साइंस को डिफाइन कर रहे हैं ना, मैथडोलॉजिकल एरर है इसमें। लिहाजा हम तो इस मैथडोलॉजी को नहीं मानते, हम तो दूसरी मैथडोलॉजी लेके आएंगे और तीसरी मैथडोलॉजी लेके आएंगे। लिहाजा साइंस के ऊपर व्हाट एक्चुअली साइंस इज, इस पे डिसएग्रीमेंट है अमंग साइंटिस्ट्स, अमंग थियरिस्ट्स। तो what actually we are trying to do in this course, that we are trying to explain how science has been defined in different courses of history in academic manner. Academically science को किस तरह define किया pure subject के लोगों ने, pure एकेडेमिया ने उसको कैसे डिफाइन किया। एक तो एक आम आदमी है ना, एक आम आदमी पाकिस्तान में जब साइंस की बात करो तो उसको गैजेट नजर आते हैं, ये मोबाइल सेट, ये पंखा, ये लाइट और ये पूरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बिजली, पंखा। और जो जैसे मजहबी आदमी अगर कोई साइंस पे बेचारे किसी के मुंह से कुछ निकल रहा है, सब उसको चढ़ दौड़ते हैं। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं अच्छा तो फिर लाइट भी बंद कर दें, अच्छा तो फिर गाड़ी भी बंद कर दें, अच्छा तो फिर फ्रिज भी बंद कर दें। ये वो, ये साइंस नहीं है भाई, ये टेक्नोलॉजीज है, ये एक अलग चीज है। इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम।
इसके लिए ये इसके पीछे एक अलग थियोराइजेशन है और एक अलग फील्ड है जिसे हम टेक्नो साइंस कहते हैं। हर साइंस टेक्नोलॉजी की शक्ल नहीं लेती। दुनिया में बेतहाशा साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं जो टेक्नोलॉजी की शक्ल में आई नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई मार्केट वर्थ ही नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हजारों तरह की साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है, सक्सेसफुल रिसर्च, लेकिन उनको परस्यू करके टेक्नोलॉजी की फॉर्म में आम आदमी तक नहीं पहुंचाया जाता, इसलिए कि उसका रेट ऑफ रिटर्न कम है। तो टेक्नोलॉजी, एक आम आदमी के दिमाग में बहुत सारे खलफशार होते हैं, ज़हनी खलफशार होते हैं, वो साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ कंफ्यूज करता है। टेक्नोलॉजी साइंटिफिक एनालिसिस और मेथडोलॉजी का एक बाय प्रोडक्ट है। साइंस वो एक बड़ा पैराडाइम है और टेक्नोलॉजी उसकी एक आउटपोस्ट है जिससे एक आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, एक आम आदमी की जिंदगी फैसिलिटेट होती है, या एक आम आदमी की जिंदगी कंट्रोल होती है। ये डिफरेंट लोग इसके बारे में डिफरेंट राय रखते हैं। तो ये जो कोर्स है, तो ये जो 4-5 लेक्चर्स होंगे, इन लेक्चर्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है। देखें, लोगों का मजहब के ऊपर से ईमान मुतज़ल्ज़ल करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का ईमान मुतज़ल्ज़ल हो जाता है, सही है ना। फिलॉसफी पे ज्यादा कोई लोग तवज्जो देते ही नहीं, लेकिन अभी आजकल जो सबसे ज्यादा मजबूत है लोगों का ईमान, वो साइंस के ऊपर है, सही है। तो ये बताना कि साइंस जो है वो एक सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, ये कोर्स पढ़ने के बाद पता चलेगा वो भी सिराते मुस्तकीम नहीं है, उसमें बहुत सारे रास्ते हैं। आपकी मर्जी है आप किस चीज को साइंस समझ रहे हो सकता है जिस चीज को आप साइंस समझ रहे हो, यहां पर कुछ ऐसे थिंकर्स को मैं पढ़ाऊंगा जो आपको बताएंगे भाई ये साइंस नहीं होती, और वो खुद साइंटिस्ट हैं, और वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप कंसेप्चुअलाइज कर रहे हो साइंस को, साइंस वो नहीं है। सो देयर इज अ थियरी ऑफ साइंस एंड देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ साइंस। Practice of science is different than the theory of science. So we are going to discuss the theory of science in different historical periods. 4-5 historical periods के अंदर 20th century में जो debates रही हैं साइंस के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे और उनकी critical evaluation भी करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि साइंस के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो एकेडमिक होना चाहिए। वो चूंकि जो ईमान की बुनियाद पे खड़े हुए माशरे होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं फेथ बेस्ड सोसाइटीज, वो फेथ से पीछा नहीं छुड़ाते। ईमान उनके अंदर होता है, ईमान बस उनका बदल जाता है, किसी और चीज पे ईमान ले आते हैं वो, सही है। तो जब वो जिस चीज के ऊपर ईमान ले आते हैं फिर उसी से सारे मसले हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कर ये रहे कि रिलीजन सच्चा है ये साबित करने के लिए साइंटिफिक मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, सही है ना। जिस उसूल की बुनियाद पे वो ये समझते हैं कि आज अगर हमने अपनी मजहब की बात, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे जुडाइज्म, चाहे इस्लाम, जिस मजहब पे भी कोई आदमी फॉलो कर रहा है, अपनी इस मजहबी सच्चाई को किसी साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पे सच्चा साबित कर दे, तो उसका जो तसव्वुर साइंस है ना, वो 19th सेंचुरी का या 18th सेंचुरी का तसव्वुर साइंस है, जो समझता था कि सच वेरीफाई होता है। जब हम साइंस पढ़ेंगे वो बताएंगे वो 18वीं सदी में ऐसा होता था, साइंस का तसव्वुर था, अब ऐसा नहीं होता, कोई नहीं कहता इस तरह। लिहाजा अगर आपने मजहब को किसी साइंटिफिक मेथडोलॉजी के ऊपर सही साबित कर भी दिया, बाद में वो मेथड ही गलत हो गया या मेथड रिजेक्ट हो गया, तो आपका जो रिलीजियस दलील है वो तो रिजेक्ट हो गई ना फिर। तो बहुत सारे लोगों ने साइंटिफिक तफासीर भी लिखी या नहीं लिखी, और वो 10-12 साल के अंदर ऑब्सोलीट हो गई। लेकिन जो क्लासिकल तफासीर लिखी लोगों ने, वो चूंकि अपने ही पैराडाइम के अंदर उन्होंने लिखी, वो वर्क कर रही है। उसकी वर्क करने की वजह यह है कि वो मेथडोलॉजिकल जंप नहीं किया उन्होंने ट्रूथ से ही मेथड निकाला है। ऐसा थोड़े कि वो अक्ल से पैदल थे, उन्होंने कोई मेथड नहीं डेवलप किया,
या उन्होंने कोई दलील नहीं दी, लेकिन उन्होंने दलील ट्रूथ से निकाली, मेथड से ट्रूथ नहीं निकाला, ट्रूथ से मेथड निकाला। तो वो जो मेथड ट्रूथ से निकलता है उसकी कमिटमेंट अपने सच के साथ होती है, जबकि साइंस में ट्रूथ के साथ कमिटमेंट नहीं होती। साइंस की कमिटमेंट मेथडोलॉजी के साथ होती है। चूंकि मेथडोलॉजी के साथ होती है साइंस की कमिटमेंट, इस मेथडोलॉजिकल डिफरेंस और कॉन्ट्रडिक्शन और क्राइसिस को हम एकेडमिकली देखने की कोशिश करेंगे। चामर्स की किताब है, 5 चैप्टर है, पतली सी किताब है, उसमें से भी हमने 5 चैप्टर लिए हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारी और डिबेट भी है, रिलेटिविज्म की है, ऑब्जेक्टिविज्म की है, सब्जेक्टिविज्म की है, इंडिविजुअलिज्म की है। लेकिन उसके लिए चूंकि फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ज्यादा चाहिए, इसलिए हमने वो चैप्टर्स नहीं शामिल किए। पूरी किताब उसूलन उसको पढ़ना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि इनके बेसिक लिटरेचर के अंदर जब ये क्लियर डिस्टिंक्शंस मौजूद है, तो जो डेंस लिटरेचर है साइंस का, अगर आप ये कभी हुआ तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही क्लोज सर्कल के अंदर, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो हम लोग ये जो रवैया है साइंस की तरफ हम लोगों का कि ईमान ले आना किसी चीज के ऊपर, ये साबित हो गया है साइंस के अंदर, लिहाजा अब एब्सोल्यूट बुनियादों पर ऐसा चलेगा। तो ये साइंटिस्ट ना तो ये क्लेम करते हैं, ना साइंस ये क्लेम करती है। ये हमारे अपने खलफशार हैं ज़हनी जो हमने किए, और जो हमें कंट्रोल भी करते हैं वो भी जाहिर है कि बेवकूफ़ अगर कोई खुद ही बन रहा है तो उनको क्या ज़रूरत है आपको आगाह करने की कि आप बेवकूफ़ ना बने। अगर आपकी बेवकूफ़ी से किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो ठीक है, फिर पहुंचता रहे। अब ये बेसिक आर्ग्यूमेंट है जो हमें करना है। इन दोनों की अब इंशाल्लाह हम बात नहीं करेंगे, इसकी बात करते रहेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडक्टिविज्म, जो पहला मेथडोलॉजी थी साइंस की जब लोगों ने साइंस को डिफाइन किया। अब आखिरी बात बता रहा हूं, क्लासिकल साइंस में और ट्रेडिशनल मॉडर्न साइंस में भी डिस्टिंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये हमारे कोर्स का स्कोप नहीं है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बोल इसलिए रहा हूं कि कोई आदमी समझे कि यार एरिस्टोटेलियन साइंस भी थी, और जो है क्रिश्चियन ने भी बहुत उसमें स्कोलास्टिक जो इंटरवेंशन है वो भी एक है, और या मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। लेकिन अभी हम सिर्फ मैथडोलॉजी ऑफ साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं, फिलोसफी ऑफ साइंस पे बात नहीं कर रहे हैं, फिलोसफी ऑफ साइंस पे बात कर रहे हैं, जो बताता है कि साइंस बेसिकली बाय डेफिनेशन क्या है। जब आप किसी चीज को फॉलो करते हैं तो उसकी डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए ना कि साइंस इन इटसेल्फ क्या है। तो उसको इंडक्टिविज्म, फॉल्सिफिकेशनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और अनार्किज्म, 4 डिफरेंट हम पैराडाइम्स साइंस के देखेंगे। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप जैसे अभी आपने बताया, इससे ये मालूम हुआ कि रिलीजन, फिलॉसफी और साइंस का हर एक का अलग अलग पैराडाइम है। तो अगर रिलीजन फिलॉसफी को या साइंस को जज करता है तो वो अपने पैराडाइम पे आके जज करता है। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर बात है, जब वो अपने पैराडाइम में जज कर रहे हैं तो वो तो कहेंगे आप तो अपने पैराडाइम में कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो क्या कोई ऐसा मुश्तरक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आके हम ये कहें कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम किसी को जज करेंगे ना तो वो सही जगह होगी? मतलब अब तो जैसे अब आपने बताया, इसमें तो हर एक का अलग अलग ही प्लेटफॉर्म है। देखिए भाई, जज तो होता है दुनिया के अंदर, दुनिया जिस चीज को मान लेती है हाँ भाई ये ठीक है, तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई यही होगी फिर सच्चाई। मिसाल के तौर पे जब हजरत मूसा जो थे उनको फिरौन ने कहा कि भाई तुम जो हो जादू कर रहे हो, अब तुम्हारे सामने जादूगर लेके आता हूं मैं। तो जो जादूगर आए हजरत मूसा, तो हजरत मूसा यही कहते हैं भाई मैं जादूगर नहीं हूं, यही कह रहे थे ना वो। तो जब उन्होंने जादूगरों ने वो फेंके अस्से अपने और स्नेक बन गए, तो हजरत मूसा ने कहा भाई मैं अपना आसा, उन्होंने ही फेंक दिया, तो वो उनके स्नेक खा गया। जादूगर जो थे, जादूगरों के जो स्नेक खा गया वो हजरत मूसा का आसा, तो जादूगरों पे साबित हो गया कि नहीं है? क्या साबित हुआ?
उनको साबित हुआ कि भाई ये जो हमको जादूगरी पर उनका ईमान था, तो उनको ये मालूम हो गया कि भाई ये चीज जादू से नहीं आई। ये कैसे पता चला उनको? वो इस मेथोडोलॉजी को जानते थे अपनी जादू। उनको ये पता था कि उनकी जो डंडियां है ना, वो उनको डंडियां ही लग रही थी, दूसरों को सांप लग रही थी। लेकिन हजरत मूसा का जो सांप था ना, वो उनको सांप ही लग रहा था, डंडी नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा ये सांप ही खा गया हम लोग, और ये जादू नहीं है ये। तो फिरौन ने उनसे क्या कहा कि भाई तुम जो हो साबित कुछ और करो। उसने कहा नहीं, अब हमें पता चल गया ये सही है, ये ठीक है, ये सही है, बंदा जादूगरी नहीं कर रहा है ये। तो फिरौन ने क्या किया फिर उनके जादूगरों के साथ है? उसने कहा मैं जला दूंगा तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को इस ईमान मुतज़ल्लिल करने के लिए लाऊं, तुम और मजबूत कर रहे हो। उन सबको जला दिया। लोग जो वहां बैठे थे टट्टू, उन्होंने किसको सच्चा माना? लोगों ने। फिरौन के साथ जो लोग बैठे थे, उन्होंने किसको सच्चा माना है? हजरत मूसा को सच्चा माना? नहीं। भाई उन्होंने हजरत मूसा को सच्चा नहीं माना, वो नहीं लेके आए ईमान। बस वो बेचारे वो जल गए, अल्लाह के पास चले गए, कामयाब हो गए वो। लेकिन लोगों ने, अब अगर फर्ज किया कि एक वहां पर जियो न्यूज का नुमाइंदा बैठा होता, हाँ फर्ज करें ARY का नुमाइंदा बैठा होता, तो वो क्या कहता, साबित हो गया या नहीं? अवाम की राय में साबित हुआ कि नहीं है? ताकत का सच चश्मा अवाम होती है, अवाम में साबित हुआ कि नहीं? अवाम थी कि नहीं हजरत मूसा के साथ? वो भाई अवाम नहीं थी, सिर्फ हजरत मूसा की कौम गई उनके साथ, अवाम नहीं गई। तो ये जो ढकोसला है ना लोगों का कि साबित हो जाता है, सब लोग मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता, सब लोग नहीं मानते। तो दलील कौन सी फैसल है? फैसल दलील को जानने के लिए आदमी के अंदर भी कुछ होना चाहिए, वरना उसके यहाँ 2 और 2 4 भी कर दो ना, तब भी नहीं मानता वो। उसके लिए समंदर बीच में फाड़ दो, बीच में से गुजर जाए, उसके बावजूद भी वो परस्तिश करता है जाके बछड़े की। तो इशू ये है कि ये कहना कि भाई एक हम ग्राउंड बनाए जिसमें सब लोग एग्री कर जाएं, सब लोग अरे माशाल्लाह, ऐसा सब लोग एग्री कर जाए, फिर हंसी खुशी सब अपने अपने घर। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, वॉल्ट डिज्नी की लॉयन द किंग में होता है? लॉयन किंग में जो है वो सारे जानवर, वो जो सिम्बा पैदा होता है, किस चक्कर में खुश हो रहे हैं वो? अबे शेर तो खा जाता है ना हिरणों को, तो उसके बच्चे पैदा होने पे सब लोग खुश क्यों हो रहे हैं कि भाई ये खाएगा ईमानदारी से, और जो स्कार है वो खाएगा बेईमानी से है। और स्कार जो है सिर्फ खुद नहीं खाएगा बल्कि उनको लक्कड़ भग्गों को भी खिलाएगा, हमारे साथ है हाइनास को भी खिलाएगा। अब सब हम सिर्फ शेर खाएगा, शेर एक ही बंदा है, चलो सिम्बा हमें खा ले। तो बुनियादी तौर पर तो ऐसा वॉल्ट डिज्नी की फिल्मों में होता है भाई, हकीकी जिंदगी में थोड़ी ऐसा होता है सब लोग एग्री कर जाए, सब लोग एग्री नहीं करते। वन बाय वन। हाँ वो एक फिक्री नज़म में एक तस्वीर जो मौजूद है कायनात में, वो एक रियाज़ती और रियाज़ती ज़बान में भी वो एक्सप्लेन करती है। मतलब हम बोलते हैं उसके अंदर जो साइंसी रेफरेंस हैं उसमें उन्होंने जो कहानी देखो तो उसको एक तकनीकी ज़बान को बयान किया है, और वो जीवन को रबी हैं और वो ज़मान और मकान से मादा भी हैं। तो ये चीज़ हमें कुछ नहीं करती कि अल्लाह ताला ने कायनात को इस तरह बनाया है कि उसके अंदर हम इस तरह के लॉज को डिस्कवर कर सकें। और साइंस ने इस लॉज को डिस्कवर किया है, वो एक ऐसी बुनियाद पे किया है जिसको हम बनाने के लिए इलाकी नहीं बना सकते। अगर ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो इनडायरेक्टली हम रिलेशन को भी कमजोर करते हैं, क्योंकि
अल्लाह ताला ने कायनात को इंटेलिजिबल बनाया है और इंटेलिजिबल बनाने का तकाजा ये है कि इसको हम रियासती और साइंसी फिलोसफी ज़बान में हम एक्सप्लेन कर सकें। अगर हम इस पर नहीं रखते, हम ये कहते हैं कि ये जो है साइंस जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक खास कल्चर या एक खास किस्म के दौर का नतीजा है और वो बदलती रही है ट्रेंड की वजह से। तो ट्रेंड नहीं है या तो जभी नहीं है तो फिर हम तब्दीली करती है, फिर तो मतलब आएगी और एवरीथिंग चली जाएगी। तो जो हमारा इंजीनियरिटी है या इंसान का जो एक अपनी सफर है वो बिल्कुल एक इंतहाई दूर खड़ा हो जाएगा। तो खतरनाक है कि हम जो ज्यादा लोग नहीं है और अलग है। तो मेरे मतलब कि हम क्यों मतलब हम ये कोशिश क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम साइंसी इंजीनियर को एक कहने के लिए मतलब एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, हम इसको क्यों करना चाह रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि साइंस को रिलेटिव साबित क्यों कर रहे हैं, ये नहीं हम नहीं साबित करना चाह रहे हैं। साइंस को गलत नहीं है, रिलेटिव। हाँ ठीक है, हाँ सही है, सही है जी 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 बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम कर नहीं रहे, ये हो चुका। ये जो है इसकी रिलेटिविटी साइंस की ये हो चुकी स्टैनफोर्ड में और बॉस्टन में और येल में जो लोग डिग्री कर रहे हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस में पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर्स ऑफ फिलॉसफी हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ये तो ये अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो लोगों ने क्या बताया, हम कुछ नहीं कर रहे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी क्या औकात है कि मैं साइंस को रिलेटिवाइज करूं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी साइंस के साथ उसकी एब्सोल्यूटनेस और उसकी यूनिवर्सैलिटी और उसकी ट्रांसेंडेंस के ऊपर जो हमारे तस्वुरात हैं वो पुराने हैं, पुराने। और अब इस वक्त जो एकेडमिक वर्ल्ड है उसके अंदर कोई भी ये नहीं कहता है कि साइंस जो है वो कायनात में छुपे हुए लॉस को डिस्कवर करती है। वो 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की साइंस थी। बल्कि इसमें एक आदमी है, उसको मैं पहले जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया था उसमें हमने फिलॉसफी में कांट वगैरह को भी शामिल किया था, लेकिन फिर मैंने उससे निकाल दिया। अगर कभी होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक आदमी है, उसका नाम है इमानुएल कांट, उसकी किताब है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। उसके अंदर उसने ये इस्टेब्लिश किया था कि हकीकत के अंदर कोई स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं, स्ट्रक्चर तो ह्यूमन माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसे बाद में अडॉप्ट किया यूरोसेंट्रिक फिलॉसफी ने, जिसे हम फिलॉसफी में कॉपरनिकन रेवोल्यूशन कहते हैं, कैंटियन कॉपरनिकन रेवोल्यूशन। अब जो साइंस इस वक्त दुनिया के अंदर 21वीं सदी के अंदर फंक्शनल है, वो हकीकत को डिस्कवर नहीं कर रही, वो हकीकत को क्रिएट कर रही है एक नए अपनी मर्जी के रिलेशनशिप्स के अंदर। वो बहुत एग्रेसिव है और बहुत रेवोल्यूशनराइज है। वो साइंस नहीं है जो बेकेनियन साइंस या अर्ली जो इंडक्टिविस्टिक साइंस थी। अभी ऐसा नहीं है। बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, जैसे GMOs हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो आप लोग खा रहे हैं, तो वो फूड थोड़ी है,
वो तो इंसान ने मार्केट स्टैंडर्ड्स को सामने रखकर अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बनाया है। हकीकत नेचुरल वर्ल्ड के अंदर वो एग्जिस्ट कहीं नहीं करता, क्रिएट किया गया है बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक इंटरप्ले। तो इस वक्त जो दुनिया में साइंस है वो साइंस नहीं है जो हमारे कुरून उला के जो साइंटिस्ट थे जैसे इब्ने सीना वगैरह, वो कायनात में छुपे हुए कवानीन को डिस्कवर करने की कोशिश करते थे, या बाद में न्यूटन वगैरह ने डिस्कवर किया। इवन न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो जो यूनिवर्सल फिजिक्स कहलाती थी एक ज़माने के अंदर, उसके बाद आइंस्टाइनियन फिजिक्स ने बता दिया, और उसमें सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का भी इशू है। तो हम सिर्फ यहाँ पर ये जो इत्तला दे रहे हैं एक्चुअली ये 5 कोर्स के अंदर हम कोई फिलॉसफी ऑफ साइंस थोड़ी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो बेसिक कंफ्यूजन है लोगों के जहनों के अंदर वो क्लियर हो, और दूसरी बात ये कि जो रास्ता खुले एकेडमिक डिस्कोर्स में जाने का, तो जो लोग संजीदा और ज़हीन लोग हैं उनको अपने जो नोशंस हैं अबाउट साइंस उसको चैलेंज करने का मौका मिले। और साइंटिफिक मेथडोलॉजी के एन मुताबिक है कि चैलेंज मेथडोलॉजिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रो करना। तो इसमें ये देयर इज नथिंग नॉन साइंटिफिक इन दिस एनालिसिस। देयर इज नथिंग नॉन साइंटिफिक, ठीक है। हाँ जी जी आप फरमाएं। जी जी आ रही है, हमें आ रही है, आप फरमाएं। मैं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा कि साइंस जो है वो कोई डोमेस्टिक रियलिटी है जिसमें पत्थरात हैं बड़ी चीज़ को करते हैं, वो कोई कैंसर है, लेकिन किसी को कर सकते हैं, हम सब नहीं कर सकते, मानवी कर सकते हैं, या इवन दुनिया भी कर सकते हैं। तो उस सत्ता के ऊपर रहते हुए साइंस जो है वो हमें बहुत सारी हो रही है। मतलब हम जितने भी हमारे लॉज ऑफ मोशन है, तो जितने हमारे मैकेनिक्स हैं, जितने भी हमारे थर्मोडायनेमिक्स हैं, इवन आपने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इवन बायोलॉजी की एवोल्यूशन है, वो तमाम जो चीजें हैं वो आपकी मादी सतह के ऊपर एक ना सिर्फ बयान की जा रही है एक मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर, बल्कि उसको समझो की बुनियाद पर साबित भी किया जा रहा है। और वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, वो हर जगह जो है फिजिकल सतह, मैं तो फिजिकल की बात नहीं कर रहा, फिजिकल सतह पे वो बिल्कुल प्रेसिडेंट के साथ साबित हो रही है। जी जी। और ये जो चीज है जो आप दूसरी मुस्तकिल कह रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि सर कि जो साइंस है वो फिजिकल लॉज को नहीं डिस्कवर कर रही, बल्कि उनका पूरा एक एजेंडा है, तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन वो साइंस की अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो साइंस के अंदर जो इंटरप्रिटेशन वाला पेज है वो उसका हिस्सा है। अब हम जो है मुस्लिम, हम समझते उसकी जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दवाई सतह पर अलग अलग ने ये चीज रैंडम नहीं बनाई, बल्कि ये किसी न किसी दुनिया या की जबान में हो सकती है। तो हम इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग अगर बनाते हैं साइंस टेक्नोलॉजी की, तो ये चीज तो मतलब इसमें हम विचार नहीं होना चाहिए। अगर हम क्योंकि साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन उनकी अपनी है, पूरा वर्ल्ड भी हुआ मौजूदाना नजरियात हैं वो उस तरह हो जाते हैं, अपनी तरफ से निकल जाते हैं, लेकिन उसको हम उन्होंने बड़ा एक कमाल जहानत के साथ उन्होंने साइंटिफिक जो एक इंटरप्रिटेशन है उनको लिंक कर दिया साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। सबके साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मानी सतह पर वो हमें मजबूर नहीं करती कि हम लाजमन उन इंटरप्रिटेशन से हम फिलॉसफी को कन्वर्ट को माने जो वो सोचते हैं। तो क्या हमारा ये काम होना चाहिए कि हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन को अलग करें, ना कि ये कि हम इस पूरी नीयत के ऊपर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दें। नहीं ऐसा आपको नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हम ये करें, इतना गंदे काम का तस्वुर अभी नहीं है, अभी इतने बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है इसका। इसमें सिर्फ ये बताना है कि साइंटिफिक मेथडोलॉजीज क्या रही, यही बताएंगे, और इसमें कोई घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह साइंस पे लोगों का ईमान बरकरार रहेगा, उस ईमान की सच्चाई उनको
पता चलती जाती है जैसे जैसे वो डीप करते हैं अपना डिस्कोर्स साइंटिफिक मेथडोलॉजी के अंदर, तो उनको पता चला जाता है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि लोग जो है साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक थियोरी की डिस्टिंक्शन को भी नहीं, जैसे आपको तो इसकी इत्तला है तो और आपको ये भी पता है कि उसकी कुछ मेटाफिजिकल रूट्स भी हैं, लेकिन एक आम आदमी, ये तो हम लोग ट्रेंड फलसफे के लोगों के साथ तो बात नहीं कर रहे, आम लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो ईमान की सतह के ऊपर रहते हैं। सही है, तो ये मजहब के साथ भी इनका ताल्लुक ईमानी होता है और साइंस के साथ भी इनका ताल्लुक ईमानी ही होता है। तो इनको ये बताना कि ये इसकी मैथडोलॉजी अलग है, इसकी थियोरी अलग है, फिर दुनिया के अंदर इन थियोरीज के अंदर जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो क्या है, इससे कोई नुकसान इंशाल्लाह साइंस को नहीं होगा। साइंस इंशाल्लाह तरक्की करेगी, फूलेगी फलेगी और हम सब की दुआएं उसके साथ हैं। ठीक है सर, ये जो आपने तमसील बयान की थी, अगर हम रिलीज पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो उसमें तो जैसे सब ही गलत देख रहे थे या गलत सोच रहे थे या गलत समझ बैठे हुए थे एक तरह से। अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हम तो एक पूरे यकीन से ये कहते हैं कि हम तो सही देख रहे हैं, तो फिर वो जो तमसील है वो रिलीजन पे किसी तरह फिट तो नहीं आती? नहीं, मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आप लोग ये बताया था कि दुनिया में इंसानों को हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि इंसान जब वो पैदा होते हैं ना तो वो बच्चा होता है। अब वो जिन लोगों में उठा बैठा और उन्होंने जो उसको बनाया, जो सिखाया और पढ़ाया, फिर जब उसको शऊर आता है, समझदार होता है, तो उसके जहन में ये सवाल उठता है, पता नहीं सही बताया भी है कि नहीं, इन लोगों ने सही बता दिया है गलत बता दिया है, तो वो ये सवाल उठा सकता है और इस सवाल को उठाता है तो इस सवाल से उसको क्लियरिफाई करने के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब देते हैं। मजहब कहता है देखो भाई हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें सही बताया है या सही नहीं बताया। फिलॉसफी भी बताती है, साइंस भी बताता है। तो ये जो बुनियादी तौर पर एलिगरी ऑफ केव है, ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश की कि इंसान को जब भी कोई भी इंसान किसी भी तरह का, प्रॉफिट्स भी जब सीधा रास्ता, जब हजरत ईसा दुनिया में आए तो हजरत ईसा ने का पहला नाम क्या पड़ा था? हजरत ईसा का नाम पड़ा जीसस। तो जीसस का मतलब क्या होता है? जीसस का मतलब होता है द प्रीचर ऑफ जुडाइज्म। तो जब हजरत ईसा तशरीफ लाए तो जो जूइश माशरा था उसने समझा कि हजरत ईसा हमें जुडाइज्म के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया ना तुमने जुडाइज्म के साथ क्या कर रहे हो भाई, और जब वो आगे बढ़े तो वो दुश्मन हो गए, वो सब हो गए। उन्होंने वही किया जो प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव के साथ किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोग सादिक और अमीन कहते थे और मोहब्बत भी करते थे और इज्जत भी करते थे उनकी। लेकिन जब उन्होंने कहा भाई ये छोड़ना पड़ेगा आपको, तो उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल सही देख रहे थे। तो मजहब अपनी बुनियाद पे आता है, साइंस अपनी बुनियाद पे आती है, फिलॉसफी अपनी बुनियाद पे आती है। ये जनरल मैंने एक इशू रेज किया, इसका इतलाक मजहब पे मैंने नहीं किया क्योंकि हमें तो साइंस के ऊपर करना है। और साइंस बेसिकली जो अप्लाई कर रही है, साइंस जो बेसिकली अप्लाई कर रही है वो बता रही है कि आपके पास जो सच्चाइयाँ हैं, कि अगर आपके पास वो मेथडोलॉजिकली नहीं पहुंची तो वो सच्चाइयाँ फिर सच्चाइयाँ नहीं है भाई। एक्चुअली अगर ये एग्जांपल है तो ये बेसिक्स पर है, बुनियाद पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मौजूदा दौर में हम अगर अपनी सूरत-ए-हाल देखते हैं तो ये नहीं है, बल्कि फलसफी या थ्योरी के एतबार से बुनियादें हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं के ऊपर। जो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन जब एक ही ट्रूथ की तरफ लेके जा रहे हैं तो उसमें कोई आदमी अगर साइंटिफिक ट्रूथ के ज़रिए कहीं पहुंच जाता है तो फिर वो फिलॉसफी और रिलीजन के साथ कैसे रिकंसाइल करे? या रिलीजन की तरफ कैसे जाएगा? रिलीजन फिलॉसफी के थ्रू पहुंच रहा है किसी ट्रुथ तक, तो वो तो ये समझेगा कि असल सरमाया ये है, तो उसको हम रिलीजन की तरफ कैसे कनेक्शन उसका करेंगे? देखिए, मसला ये है कि फ़र्ज़ किया कि साइंस जो है वो, अगर आप मुझे बताएं कि कोई सच अगर साइंस के ज़रिए पता चल जाए आपको,
तो साइंटिफिक मेथड आपको ये नहीं बताएगा कि ये सच आप डिस्क्लोज करो कि नहीं करो, क्योंकि वो मेथडोलॉजिकल है। मिसाल के तौर पे अगर एक एटम को हम ब्रेक कर दें तो उसके नतीजे में 2 न्यूक्लियस पैदा होंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, ये पॉसिबल है। तो ये व्हाट इज से डील कर रहा है। व्हाट इज क्या है, व्हाट इज सही है। साइंस आपको बता देगी उस एटम को ब्रेक कैसे करना है और 2 एटम कैसे बनेंगे, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी का आप क्या करते हो, उससे आप जो है न्यूक्लियर रिएक्टर चलाते हो या इंसानों के ऊपर मारते हो, आपकी मर्जी है। देयर इज नथिंग नॉन साइंटिफिक in defining what actually fusion reaction is. There is nothing non-scientific in it. जबकि रिलीजन जब कोई चीज करता है ना, तो रिलीजन कहता है जरूरी नहीं जो पॉसिबल हो वो एक्चुअल भी हो। रिलीजन तुमसे कहेगा अच्छा तुम्हें पता चल गया ये करने का, मगर ये करना नहीं चाहिए भाई तुम्हें। तो इसका मतलब ये है कि सच जो है ये है कि ये एटम को ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन रिलीजन जिस तरह सच को लेता है वो टोटलिटी में लेता है, कुल्लियत में लेता है, और उस पूरी कुल्लियत के अंदर वो सच अगर वो समझता है ना कि ये नहीं बताना चाहिए तो वो कहता है कि ठीक है भाई इसको शेयर नहीं करो। जबकि साइंटिफिक मेथड की ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है, वो एक मेथडोलॉजी है चीजों को हल करने की, सॉल्व करने की। तो जो सच्चाइयां साइंस के जरिए मिलती हैं और जो सच्चाइयां रिलीजन के साथ मिलती हैं वो अपने असलुल उसूल में तो सच होती हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो एक नहीं होती, अलग होती हैं। लिहाजा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक जैसे टॉल्स्टॉय की एक वो है स्टोरी, और वो स्टोरी है कि एक आदमी होता है जो वकील होता है बहुत बड़ा, और वो अदालत में जाके केस लड़ता है और लोगों को, किसी को सज़ा दिलवाता है, किसी को फांसी दिलवाता है, किसी को छोड़ देता है। जो आप कह रहे थे ना आर्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ और आप ही के क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ कि दोनों को रिकनसाइल कैसे करना है। तो उसका नाम होता है इलियट की, तो हो जाती है तबीयत खराब, उसके केसेस भी चल रहे होते हैं। तो वो जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता है भाई आप तो मरने वाले हो भाई, आप नहीं बचोगे, आपको तो बहुत ही सीरियस किस्म का प्रॉब्लम हो गया, आप सरवाइव नहीं करोगे। तो फिर अब क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर ये डिसाइड करना चाहता था कि ये आप मरोगे कैसे, अपेंडिसाइटिस से मरोगे या किडनी फेलियर से मरोगे, किस चीज़ से, जिस चीज़ से भी मरोगे उसके अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे, टेस्ट होंगे, ये होंगे वो होंगे। आप मुझे बताओ कि ये जो सच है कि आप मर जाओगे, ये इलियट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या इलियट के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप मरोगे कैसे? ये बताओ। यही सच है कि बस मरना है? नहीं, फर्ज किया कि आप कहें कि भाई देखो यार तुम तो मर ही रहे हो, तो तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी जो किडनी है ना तुम वो हमें दे दो ताकि हम इसका एनालिसिस करके देखें कि किडनी में गड़बड़ होने से बंदा मरता कैसे। अभी तक हमें कोई किडनी हाथ लगी नहीं है, तो तुम तो मर जाओगे लेकिन तुम्हारी किडनी काम आ जाएगी। तो कहा हाँ भाई रख लो, मैं तो मर ही रहा हूँ, मेरे किस काम की किडनी, रख लो आप। लेकिन इन अ लॉन्ग रन जो साइंटिफिक मैथडोलॉजी है वो आपको ये बताएगी कि आप इस दुनिया के अंदर जो सरवाइव कर रहे हो उसमें जो चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, हो कैसे रही है। व्हाट इज से डील करती है साइंस, और रिलीजन जो डील करता है व्हाट ऑट टू बी से करता है, क्या होना चाहिए। लिहाजा दोनों सच्चाइयां बराबर नहीं होती, दोनों सच हैं कि इलियट मरेगा भी और अपेंडिसाइटिस से भी मरेगा, लेकिन दोनों के जो नताइज हैं और इम्प्लीकेशंस है बिल्कुल डिफरेंट है। लिहाजा ये सवाल कि हर साइंटिफिक सच हर मजहबी सच से रिकनसाइल हो जाए, ये एक अहमकाना ख्वाब है, ये करना ठीक नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है। इसी तरीके से हर मजहबी सच साइंटिफिक पैमानों पे पूरा उतरे ये भी जरूरी नहीं है।
इंसान चीज़ों को देखने और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने और रिजॉल्व करने के इन्यूमरेबल सलाहियतें रखते हैं। लिहाजा इंसान ने अपने अपने उलूम के अपने अपने जिद्दोजहद के ज़रिए मुख्तलिफ उलूम वज़ा कर लिए हैं, सही है। लेकिन अगर आप ये समझें कि ऑल इनकम्पैसिंग सोल्यूशन हो, ऑल इनकम्पैसिंग सारे सोल्यूशन इसी से निकल जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि सब सारी चीज़ें एक उससे हल हो जाए। रिलीजन का जो सच्चाई है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मरने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन साइंस इससे एड्रेस नहीं करती। तो साइंस इससे एड्रेस जब नहीं करती तो आप क्यों साइंस से तकाजा करते हो कि वो करे इससे एड्रेस। और अगर रिलीजन ये कहता है कि भाई आप मर जाओगे, आप क्यों रिलीजन से कहते हो उसको साइंटिफिकली प्रूव करो, क्यों आप ये। तो जिस फील्ड ऑफ नॉलेज का वो इशू है, उस फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर ही उसको रखें। उसको उससे ज्यादा ऊपर करने से कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, और वो टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज से आप अनजस्टिफाइबल एक्सपेक्टेशंस वज़ा करते हैं, जो हमारे यहाँ कम अज़ कम मजहबी माशरों में लोग कर रहे हैं। ये जो भी गालिब इल्म होता है ना भाई, उसका एक रोब और दबदबा होता है। उसको अंडू करके अपनी इल्मियत को असर्ट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इस वक्त गालिब इल्मियत साइंटिफिक है, उसने ओवरशैडो किया है दूसरे पैराडाइम्स ऑफ नॉलेज को। इस वजह से बहुत सारे लोग इनसिक्योर फील करते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब चूंकि गालिब इल्मियत यही है और यही हमें बता रही है सच है, तो हमारे पास जो सच है इसको भी इसी मेथडोलॉजी से साबित कर दें, जो कि उसूलन ठीक बात नहीं है। सवाल ये है कि दलील में जैसे आर्गुमेंट आप कह रहे हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, और फिर सबूत या एविडेंस, और इसमें क्या फर्क है। और ये कि जब हम कोई किसी चीज का रेफरेंस मांगते हैं किसी बात का, तो वो क्या दलील करार दी जाएगी या सबूत या एविडेंस उसको करार? नहीं, मैंने सबूत नहीं बोला, मैं कॉन्शियसली सबूत का टर्म इस्तेमाल नहीं किया, एविडेंस का। मैंने मेथडोलॉजी, ट्रूथ, आर्ग्यूमेंट और मेथडोलॉजी, ये तीन मैंने लिए। एविडेंस की मैंने बात नहीं की। आप जो है वो रिलीजन के ट्रूथ की बात कर रहे हैं या साइंस के मेथड की बात कर रहे हैं? मैं तो सर फिलोसॉफिकली जब हम कोई डिस्कशन होता है तो उसमें हम कहते हैं कि दलील आप पेश करें। आप दलील पेश करते हैं, जी बिल्कुल सही है। देखें हम, हाँ आप फरमाएं। तो आप ये आप एक ऐसा डिस्कशन हो रहा है जिसमें रिलीजन की और फिलॉसफी की है, तो फिर ये मिक्स होता है। कुछ लोग जो है वो रेफरेंस मांगते हैं जी, कोई आप दिखाए तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तीनों की रेफरेंसेस को। देखिए मैंने ये बताने की कोशिश की कि रिलीजन के अंदर जब एक इंसान ये बता देता है ना, देखो ये वर्ड ऑफ द गॉड है, कम से कम रिवील्ड रिलीजन में, वो दलील फैसल समझी जाती है। दलील फैसल क्यों समझी जाती है? क्योंकि जो उस रिलीजन के मानने वाले लोग हैं, कम से कम उनके नजदीक वो वर्ड ऑफ द गॉड ही है। अगर उसमें कुछ उबाम है तो बड़े मुफस्सिरीन को वो ले लेते हैं और कहते हैं देखो इन सब में कंसेंसस है इस इंटरप्रिटेशन के ऊपर, इसलिए वो दलील नस से साबित हो गई। लिहाजा आप कोई आदमी कहे नहीं मुझे ये साबित करो कि ये वर्ड ऑफ द गॉड है भी कि नहीं, तो रिलीजन कहेगा भाई ये हम नहीं साबित कर रहे, ये हम साबित नहीं कर रहे, ये आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? मैं तो मानता ही नहीं। बोले नहीं मानते फिर आपके लिए दलील नहीं है, लेकिन उसके लिए ये दलील ही होगी जो उसे वर्ड ऑफ द गॉड मानता है। लिहाजा जब हम एविडेंस की बात करते हैं, जब कभी भी हम एविडेंस की बात करते हैं, तो आपकी दलील फैसल है या नहीं है, इसके लिए देखना पड़ेगा कि आपका पैराडाइम साइंटिफिक है, आपका पैराडाइम मैथडोलॉजिकल है, या आपका पैराडाइम रिलीजियस है। मिसाल के तौर पे साइंस में जब आप कहते हैं ना मेथड
इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, मेथड का मतलब महज तरीक़ाकार नहीं होता, मेथड के साथ बेशुमार कंडीशंस अटैच की जाती हैं साइंस के अंदर। यानी कि मेथड वो होगा, तरीक़ाकार साइंस के अंदर वो होगा जो मेथड कोई भी इंसान कभी भी रिपीट कर सके, उसे कहते हैं मेथड। और वो मेथड न सिर्फ रिपीट हो सकेगा बल्कि ट्रांसफर भी किया जा सकेगा, और वो ट्रांसफर करने की कोई अनकंडीशनल होगा कि औरत को कर सकते हैं, मर्द को कर सकते हैं, अमीर को कर सकते हैं, काले को कर सकते हैं, अनकंडीशनल होगा। उसके बाद उस मेथड को अप्लाई करके सेम रिजल्ट आप ले सकें, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करके दिखाए वो। अगर वो रेप्लिकेट करता है तो उसके अंदर ये भी बताना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई मिस्टेक अगर हो रही है तो मेथडोलॉजिकली उसे डिटेक्ट किया जा सकता है या नहीं, और अगर वो मिस्टेक है तो क्या उसको करेक्ट करने की मेथड के अंदर गुंजाइश है या नहीं है, और अगर वो करेक्ट भी हो गई है और सीखी भी जा सकती है और ट्रांसफरेबल भी है तो फिर क्या उसकी बुनियाद पे जनरलाइजेशन की जा सकती है या नहीं। अब अगर इन कंडीशन के साथ आप इसे अप्लाई कर दें रिलीजन के ऊपर, और आप कहें कि रिलीजन इस मेथडोलॉजी के ऊपर पूरा उतरे, तो एक आदमी कहे कि भाई आप मुझे बताएं कि ये आपके पास वर्ड ऑफ द गॉड कहां से आया, तो वो कहेगा भाई अल्लाह के रसूल के ऊपर आया है ना ये, तो कहेगा नहीं तरीक़ेकार क्या है, तो मजहब बता देगा कि वही के आने के क्या क्या तरीके होते हैं जो उलमा ने बताए हैं। वो कहेगा नहीं 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 ये मेथड नहीं, मेरे पे कैसे वही आएगी, मेरे पे, तो वो कहेगा भाई आप पे नहीं आएगी वही, बोलेंगे नहीं मेरे पे वही क्यों नहीं आएगी, बोले इसलिए कि वही जो है वो कसबी नहीं है, वह भी है, सेल्फ एक्वायर्ड नहीं है, गिफ्टेड बाय द गॉड है, चोजन बाय द गॉड। तो आप जितनी भी मेहनत करो, जितनी भी मेथडोलॉजिकल प्रिसीशन डेवलप करो, आपके ऊपर नहीं आएगी वही। तो वो कहेगा फिर ये वही चूंकि मेथडोलॉजिकली मुझे नहीं मिली इसलिए मैं वही को ट्रूथ नहीं मानता हूं, ये बोलेगा वो। लेकिन ये बात थियरी ऑफ साइंस को पढ़ने से पता चलेगी, प्रैक्टिस ऑफ साइंस को पढ़ने से पता नहीं चलेगी, जो हमारे यहां लोग कर रहे हैं। इस वजह से ये कोर्स हम पढ़ा रहे हैं कि भाई मेथड को तो आप समझो और मेथड की कंडीशंस को समझो। जब आप ये इस डिस्टिंक्शन को नहीं समझते और लोगों से ये तकाजा करते हो कि साइंस के ऊपर पूरा उतरे, तो इस कंडीशन के ऊपर तो दुनिया का कोई मजहब पूरा नहीं उतरता भाई, कोई भी नहीं उतर सकता। तो फिर रिलीजन के ऊपर जो साइंस बात करती है वो क्या किस तरह बात करती है, तो वो एक अलग है कि रिलीजन के ऊपर साइंस जब बात करती है तो वो उसको ट्रू मान के नहीं बल्कि उसको एज ए प्रेमिस लेकर एनालाइज करती है। रिलीजन थोड़ी इसको कोई एक्सेप्ट करेगा इस फाउंडेशन के साथ। लिहाजा जब जो हम एक कोर्स पढ़ा रहे हैं, इस कोर्स का बेसिक मकसद ये है कि उस पैराडाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पैरामीटर्स क्या हैं, उन पैरामीटर्स को आप अगर वायलेट करते हैं तो फिर वो साइंस नहीं रहती, वो सूडो साइंस बन जाती है। लिहाजा साइंटिफिक मेथडोलॉजी को हम एक्सप्लेन करेंगे, रिलीजन वगैरह को अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारा रिलीजियस आदमी जो है यहाँ पे बैठा हुआ, उसका जो एक्सपेक्टेशन है साइंस से और साइंटिफिक मेथडोलॉजी से, वो उसके उभाम कम हो जाए और उसको ये भी पता चले कि इसकी जो एकेडमिक या इंटरनल डायनामिक्स है, इसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो क्या नई पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं। और उसमें जाहिर है कि इंशाल्लाह ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो गजाली और तैमिया वगैरह की सतह के लोग होंगे, तो वो आंसर कर देंगे। हमारी तो कैपेसिटी नहीं है इसको आंसर करने की अभी। ठीक है जी, अभी हम यही रोक लें। हाँ आपको कमेंट कर दो, कमेंट। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, मैं युवाल नोहा हरारी की एक किताब है होमो सेपियंस, उसके इनिशियल क्रोनोलॉजी के अंदर उसने ह्यूमन हिस्ट्री की एवोल्यूशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिफ़ाइन किया है, और उसके
लास्ट दो जो कमेंट्स हैं वो मेंशन करना चाहूँगा, और आपका उसके ऊपर अगर कोई टेक या कमेंट हो तो आई वुड लाइक कि आप उस पर बात करें। द प्रेजेंट के बारे में वो कहता है कि ह्यूमंस ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ प्लैनेट अर्थ, न्यूक्लियर वेपन्स थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड, organisms are increasingly shaped by intelligent design rather than natural selection। ये present age के हवाले से। और the future पे he talks, intelligent design becomes the basic principle of life, homo sapiens is replaced by superhumans। Thank you। बिल्कुल, मतलब ये चश्म कुशा है। और ये कि जो फिलॉसफी ऑफ साइंस वगैरह पढ़ रहे हैं उन सबको पता है कि इस वक्त दुनिया में बाद ऐसे इंस्टीट्यूट है दुनिया के अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं साइंस के ऊपर, सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर, और बायोलॉजिकल में भी सिर्फ ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर। उनका जो पर एनम जो फंड होता है एक इंस्टीट्यूट का, पाकिस्तान जैसे 9 मुल्कों के टोटल जीडीपी से ज़्यादा होता है। एक इंस्टीट्यूट का बजट जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप मल्टीनेशनल्स फंड करते हैं। वो वहाँ पे हकीकत को जानने के लिए नहीं कर रहे, हकीकत को क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो देर इज नथिंग नॉन साइंस इन इट, इट इज नॉट नॉन साइंटिफिक, इट वॉज प्योरली साइंटिफिक, बट इट हैज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द मेथडोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द साइंस। ये पता होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है जी, ओके।